सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका इस लाइव क्लास में। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं रिएक्ट में कैसे एपीआई को कॉल करते हैं। अगर फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर अगर बैक एंड वाले ने तुम्हें एपीआई बना के दी है, तो वो जो बीच का जो इंटीग्रेशन है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो एपीआई बोला जाता है, और कहीं ना कहीं एक फ्रेशर को अगर पता हो तो ये बेस्ट चीज़ होती है। क्योंकि देखो, जो फ्रेशर्स हमारे होते हैं मार्केट में, वो क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं, बैक एंड तो छूते भी नहीं है। प्लस वो डीएसए वीएसए करके तो उनको लगता है कि कंपनी मिल जाएगी, और मेक श्योर उनको कंपनी मिल भी जाती है। बट द थिंग इज, वो एपीआई इंटीग्रेशन नहीं समझते। तो आज की डेट में एपीआई इंटीग्रेशन सीखेंगे। बहुत यूनिक टॉपिक है। अगर तुम्हें एपीआई कॉल आता है फ्रंट एंड में, दैट मीन्स यू आर डन विथ फ्रंट एंड। इससे ज़्यादा तुम फ्रंट एंड में कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो गाइज, अगर आपको लाइव क्लास याद होगा, स्क्रीन शेयर हो रही है गाइज अच्छे से, तो यहाँ पर इसको अनपिन कर लेते हैं गाइज, और इसको अब ले चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है। अब गाइज यहाँ देखते हैं, आपको याद होगा कि हमने एचटीएमएल सीएसएस ये सारी चीज़ें पढ़ ली। बट द थिंग इज भाई, देखो, हमने स्ट्रक्चर बना लिया, डिजाइनिंग भी सीख ली यहाँ पर, इसके बाद हमने मेन लॉजिक भी लिखना सीख लिया, है ना गाइज। अब विजेश क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्ट जेएस में आप एपीआई कॉल कैसे करोगे। एम आई राइट गाइज? किस किस को आता है एपीआई कॉल करना, ये बता दो जरा। आता है किसी को एपीआई कॉल करना? नहीं आता है गाइज? नहीं नहीं बता रहा है। चलो बहुत बढ़िया, किसी को नहीं आता। आप देखो, रिएक्ट जेएस में लिखते हैं। अब बेसिकली क्या करेंगे माधुरी, कैसे करते हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन, जल्दी से बताओ। npm start बहुत बढ़िया है, एनपीएम स्टार्ट। npm start बहुत बढ़िया, सब मेहनत कर रहे हैं इस समय। अब देखो गाइज, ये मेरे दूसरे वाले कंप्यूटर में खुल चुका है। चलो इसे यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, इधर से लेकर आ जाते हैं इसे। ये देखिए, ये आपकी वेबसाइट चल गई थी, ऊपर वाला नीचे वाला, याद है? ये हमने कोड रन किया था समझने के लिए। कॉल एपीआई यूजिंग एक्सियोस। वेरी गुड संदीप, सांदीप। सांदीप यार, आप तो मतलब पढ़े लिखे लग रहे हो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही हैं। चलो, अब गाइज ये देख लिया आपने। अब यहाँ देखते हैं एपीआई कॉल कैसे होगी, है ना। तो माधुरी क्या करेंगे, हम थोड़ी बुद्धि लगाएंगे। आवाज़ आ रही है माधुरी मेरी? हम यहाँ थोड़ा दिमाग हाँ लगाएंगे। भैया। यहाँ पे माधुरी इंडेक्स डॉट जेएस से मैंने कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराया था, ऐप वाला, है ना। ऐप वाले को बंद कर दूंगा माधुरी, और यहाँ पर इसके अंदर आऊँगा, एक नया बना लूँ। किस नाम से? एपीआई डॉट जेएस। अभी के लिए समझ लेते हैं, या कुछ और नाम ले लें? रुको, नाम कुछ बढ़िया सा सोचते हैं। लाइक जैसे क्या नाम लूँ मैं? चलो कुछ नहीं, एक काम करते हैं, इसी में गाइस क्या लेते हैं पहले। जैसे एपीआई कॉल करने के ना गाइस, दो मेथड होते हैं। कौन से मेथड होते हैं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, ताकि तुम्हारे को कभी इंटरव्यू में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों? कहाँ गया डायग्राम? एक तो यार, हाँ जी, अब्बू आ चुके हैं। अब देखो गाइस, ये देखो, ये क्या है? फ्रंट एंड है माधुरी, ये बैक एंड है, और ये डेटाबेस है। तो जैसे अब एपीआई का एग्जाम्पल समझते हैं गाइस। एपीआई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग कभी भी एक रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप लोग रेस्टोरेंट का क्या देखते हो? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ही तो देखते हो रेस्टोरेंट का। एम आई राइट? यस और नो गाइस? हाँ। भाई देखो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, यस सर। आप उसका फ्रंट एंड देखते हो, उसका एम्बियंस देखते हो, भाई क्या लाइट जल रही है, क्या मस्त जगह है, भाई मज़ा आ गया, ये वो है। यही सब देखते हो गाइस। अब मैं तुमसे जी पूछ रहा भैया। हूँ, अब तुम उस रेस्टोरेंट में, तुम्हें क्या पता पीछे शेफ कैसे पसीने में खाना बना रहा है, आग जल रही है या गैस जल रही है, क्या हो रहा है, नहीं पता ना तुम्हें। तो द थिंग इज भाई, वो होता है बैक एंड। रेस्टोरेंट का एग्जांपल बेस्ट है। अब तुम कहोगे कार्तिक भाई, तो ये एपीआई क्या है? इन दोनों चीज़ को जोड़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही हो, क्या होती है? एपीआई। क्या होती है गाइस? एपीआई। समझ में आया? हम्म। अब देखो माधुरी, एपीआई का मतलब क्या होता है? वेटर होता है, वेटर को खाना बनाना तो नहीं आता है। वेटर एक सर्विस देता है ना हमें, कि लाइक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, इधर से उधर भागता है, दौड़ता भागता है। तो इसी तरह से हम्म। फ्रंट एंड का कोड अलग लिखा जाता है, बैक एंड का कोड अलग लिखा जाता है। अब आप लोग के मन में ये जग रहा होगा कि भैया बैक एंड कैसे लिखता है, फ्रंट एंड तो चलो जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड था। अब आप भैया बैक एंड के लिए कुछ चीज़ें बताइए। तो देखो, मैं तुम्हें तीन चीज़ें बता रहा हूँ राइट नाउ, जो आईटी इंडस्ट्री में टॉप नॉच चीज़ें चल रही हैं, और तुम्हारे आगे चल के फ़ायदे में आएंगी। देखो, अगर बैकएंड बनाना है, सबसे प्यारी लैंग्वेज है नोड जेएस। कौन सी लैंग्वेज है? नोड जेएस। बैकएंड बनाने के लिए नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस। फिर और एक कौन सा आ जाता है?
सबसे ज़्यादा कंपनीज जिसका इस्तेमाल करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो होता है जावा का स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। क्या होता है? जावा का स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। तो जावा जो तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीएसए में सीखते हो, वो तुम्हारी बैकएंड में काम आती है, समझे? एक और फ्रेमवर्क होता है जिसको बोलते हैं जेंगो एंड फ्लास्क। वो किसका फ्रेमवर्क होता है? पाइथन का। तो पाइथन में जेंगो में एपीआईज होती हैं, ठीक है। इसी में पाइथन में एक और आता है फास्ट एपीआई, जिसकी एपीआई सबसे फास्टेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, नोड जेएस से भी तेज है इसकी एपीआई। तो ये 3 चीज़ें आपको बैकएंड लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। कौन कौन सी? जावास्क्रिप्ट की हमारी नोड जेएस, जावा एंड पाइथन। तो ये 3 लैंग्वेज है मार्केट में जो वेबसाइट बनाने के लिए बैकएंड में बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल हो रही है। किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे तो आप इन्हीं तीनों का लैंग्वेज का जवाब देना है। देखो गाइज, मैं नहीं कह रहा और लैंग्वेजेस नहीं है, पीएचपी भी है, सी शार्प भी है, बट द थिंग इज दे आर वर्स्ट है। वो क्या है? वर्स्ट। वो उनको कोई आजकल नहीं यूज़ करना चाहता, और उनके पैकेजेस भी कम कम है, छोटे छोटे पैकेज है। लाइक आप मान के चलो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तब भी पैकेज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पीएचपी इज़ बहुत बेकार। सीरियसली, मैंने भी सीखा था अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, बट इट्स नथिंग वर्थ। ठीक है। अब मैं आप बैकएंड को जो कनेक्ट, बैकएंड का एक अलग प्रोजेक्ट होता है, फ्रंट एंड का एक अलग प्रोजेक्ट होता है। दोनों प्रोजेक्ट आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं गाइस? एपीआई की मदद से। कैसे होते हैं बच्चों? एपीआई की मदद से। तो वो एपीआई हमें, मान लो माधुरी, अभी हम कैसे हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे हम सोच रहे हैं अभी, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर समझ रहे हैं ना हम पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम फ्रंट एंड हाँ भैया। डेवलपर है ना? नीरज भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो नीरज भाई, अभी हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम एक फ्रंट एंड डेवलपर है, हमारे हाँ को बैकएंड वाला एपीआई बना के दे रहा है, ये चीज हम मान के चल रहे हैं। हाँ अब देखो नीरज भाई, अब बैकएंड वाला जो एपीआई बना के दे रहा है, तो अब देखो ये जो एपीआई दे रहा है, इस एपीआई को कॉल करने के 2 तरीके होते हैं। कौन से 2 तरीके? फैच होता है एक, और एक एक्सियोस होता है। क्या होता है बच्चों? हम्म, एक फैच होता है, एक एक्सियोस होता है। मैं तुम्हें लिख के अच्छा। दिखाता हूँ, ठीक है। अभी माधुरी इस वाली चीज को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ फैच डॉट जेएस। क्या बनाएगा इस? फैच डॉट जेएस। और एक और फाइल बना लेते हैं माधुरी, एक्सियोस डॉट जेएस, ठीक है। अब देखो फैच वाले में क्या लिखेंगे? आरएफसी का मतलब क्या होता है? रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। बेसिक टेम्पलेट ले आके फेंक देता है, एम आई राइट? अब देखो, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक सूडो कोड रखा है, जो मैंने अपने पास टेम्पलेट रखी है एपीआई कॉल कराने की, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये टेम्पलेट लगी है। अब मैंने इसका नाम क्या रख दिया? फेच, ठीक है, यही नाम, ठीक है, ओके नाइस, बढ़िया है, कोई भी एरर नहीं है। अब ये जो चीज़ दिख रही है फेच, यहाँ पर क्या है? आप कहोगे ये एपीआई है। क्या है गाइस? ये एपीआई है। एपीआई बेसिकली क्या होता है? एक लिंक होता है। क्या होता है? यूआरएल लिंक। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। अब माधुरी मैं क्या करूँगा, ये वाला जो फेच कंपोनेंट है, इसको टैग बना के इंडेक्स में कॉल कर दूंगा, एम आई राइट? हाँ भैया। अब देखो फेच में क्या होगा, फेच का एरर आएगा, तो फेच को क्या करूंगा मैं? इंपोर्ट भी कर दूंगा। तो इंपोर्ट कर दिया माधुरी। अब आप देखो आपको डेटा आने लग गया स्क्रीन पे। समझ में आया? अब माधुरी, आप लोग को याद होगा जब मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी, तब भी मैंने आपको एपीआई कॉल समझाई थी, और वहां पे मैंने आपको एक जेसॉन प्लेस होल्डर की वेबसाइट खोल के दिखाई थी कि जेसॉन में एपीआई का डेटा आता है। याद है बच्चों? नीरज भाई, हाँ एपीआई का मैक्स हमेशा डेटा किस में आता है ज़्यादातर? जेएसऑन में। जेसन। अब इस पर कंट्रोल दबा के देखो, ऐसे नॉर्मली नहीं आएगा, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर लेते हैं, एंड द मोमेंट यू क्लिक गाइस, क्या हुआ? हमारे को जेएसऑन का डेटा दिखने लग गया। अब इसको प्रीटी प्रिंट कर देंगे तो ये जेएसऑन कर देगा। ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, इसका नाम होगा यहीं पे। ओहो, इसको क्रोम ने वो कर दिया है गाइस, कहाँ गया वो? हटा दिया जेएसऑन व्यूअर को, तो इसको रिमूव कर देते हैं। कोई नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं हम, कोई इशू नहीं है। अब देखो गाइस, ये आपको जेएसऑन दिख रहा है। अब ये आपको थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे लिखना है क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है? बस जेएसऑन लिखना है। जेएसऑन लिखते ही सबसे ज़्यादा जो सिक्योर लग रहा है, जिसकी रेटिंग अच्छी है, तो मेरे हिसाब से जेएसऑन फॉर्मेटर यही है। तो इसको हमने जैसे पहले देखो माधुरी, आपका डेटा जो होगा उसको आप पास्ड और इसमें फ़र्क कर सकते हो, समझ रहे हो? तो मैंने इसे ऐड टू क्रोम किया। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल देगा ताकि आंखों को देखने में सुकून मिले, ठीक है। अब इसको हम रीलोड करेंगे। देखो देखो गाइस, कितना सही हो गया, वाह यार, आई लव इट यार। देख रहे हो आप, रॉ ऐसा दिख रहा है माधुरी, और पास देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब आप लोग बताओ हाँ कितना भैया। कितना कामफुल का एक्सटेंशन है, नहीं है यार? ये बताओ। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ 10 एक्सटेंशन रख लो क्रोम में, कोई इशू नहीं है।
बट थोड़ा सिक्योर रखना, ये मदद करेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन रख रहा है कलर पिकर का। अगर मान लो मुझे इस चीज़ का कलर लेना है तो मेरे को नहीं पता इसका कोड क्या होगा माधुरी, है ना, या इस चीज़ का कोड क्या होता है। मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये मुझे कोड, ये देखो इसने कोड दे दिया, मैं कॉपी कर लूँगा इसे तो ये कोड मिल जाएगा। समझ आया बच्चों? तो ऐसे कुछ एक्सटेंशन आप लोग इस्तेमाल करिए जिससे आपकी लाइफ तगड़ी हो जाएगी, ठीक है, और मज़ा आएगा। मतलब ऐसे देखने में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये क्या हुआ माधुरी, ये जो हमारा एपीआई थी, हमने एपीआई को हिट किया। ये क्या है? पब्लिक एपीआई। पब्लिक एपीआई समझते हैं, दुनिया में कोई भी इसको कहीं बैठे भी एक्सेस कर सकता है। हम भी अपनी एक ऐसी पब्लिक एपीआई बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इस एपीआई में जो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में जो डेटा आ रहा था वो उसने पूरा डेटा प्रिंट कर दिया। समझी या नहीं समझी? और इस डेटा को इसने प्रिंट नहीं किया माधुरी, इसने सेटर फंक्शन किसका होता है? यू स्टेट का। सेट, जहाँ सेट वर्ड देख लिया नीरज भाई समझ जाओ, यू स्टेट का अपडेटर फंक्शन है। तो ये क्या है? सेट डेटा। तो जो भी डेटा एपीआई से आया पूरा पूरा डेटा वो किसके अंदर घुस गया? डेटा नाम के एक यू स्टेट के वेरिएबल में। यही हुआ माधुरी यहाँ पर। विजेश हाँ भैया। समझाओ क्या हुआ यहाँ पर, इस लाइन में क्या हुआ है? विजेश ब्रो बोलो, विजेश ब्रो ट्राई करो। चलो नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ मेरे ब्रो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हैं, बच्चों की डिस्टर्ब कर रहे हो? मेरे ब्रो माइक ऑन करो। चलो अब गाइज यहाँ पे समझते हैं। अब एक बात बताओ, लाइक माधुरी, इस लाइन में क्या किया है बेसिकली हमने यहाँ पे? बताओ गाइज। भैया कौन सी लाइन में भैया? इस वाली लाइन में। भैया एपीआई को कॉल फेच किया है, फिर हमने डेटा को जेएसएन फॉर्मेट में लिया है रिस्पॉन्स के थ्रू। जेसॉन। अब अगर देखो। हमें डेटा मिल रहा है तो देन यूज किया हुआ है हमने। हम्म अगर डेटा नहीं मिलता तो हम कैच में एरर शो करा देते हैं। हाँ, तो ये क्या है बेसिकली? प्रोमिसेस इस्तेमाल हुए हैं। क्या है इसका मतलब? देन हाँ, मतलब प्रोमिसेस, ये याद आना promise। चाहिए। ठीक है। अब अपडेट स्टेट विद डेटा। अब ये क्या हुआ है, जो सेट डेटा आपने डाला, सेट डेटा इसके अंदर, हाँ, तो इसमें क्या हुआ, डेटा के अंदर वैल्यू चली गई। एक्चुअली ये वैल्यू सेटर चली। फंक्शन होता है, ये फंक्शन अपडेट करे, दैट्स वाई इसका कलर ग्रीन होता है और उसका कलर वाइट होता है। कोडिंग में कलर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग कैजुअली मत सोचो कि वीएस कोड की थीम है ये। कलर, कलर का बहुत बड़ा रोल होता है कोडिंग में। ठीक है, चलो। एज ए पैरामीटर भेजा है ना डेटा, सेट डेटा में। हाँ जी हाँ जी। अब देखो, अब क्या हुआ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अलग आ जाओ, यहाँ पे समझो पहले ढंग से। यहाँ क्या है, रिटर्न किया नीरज भाई इसने। ठीक है, हाँ रिटर्न में नीरज भाई उसको ध्यान से देखो, इसने लिखा एपीआई डेटा करके हेडिंग डाल दी। लोडिंग, लोडिंग डाल दिया। जब लोडिंग मतलब वो होता है कि लाइक जब तक एपीआई का डेटा नहीं आता स्क्रीन पे कुछ दिखाना होता है ना, गोल गोल घूमता हुआ, मतलब कुछ वैसा जो भी लगा लो। ठीक है, अब देखो यूएल मतलब क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, यहाँ पर आके मैं नहीं बताने वाला। यस विजय रामदेव, यस ब्रो, क्या हो गया? विजय बोलो यार, माइक ऑन करो। हाँ जी। कुछ नहीं, अभी आया हूँ भैया मैं, इसलिए। यार विजय आप राजस्थान वाले हो क्या? बैच 6 वाले हो? मैं कह रहा हूँ आपकी 17 से क्लासेस चालू है, आप ठंड पाओ थोड़ी सी। यहाँ तगड़ा कॉल टॉपिक चल रहा है रिएक्ट का। ठीक है, चलो अब यहाँ समझते हैं नीरज भाई, ये समझो चीज़। एपीआई डेटा लोडिंग लिखा, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डेटा डॉट स्लाइस। डेटा डॉट स्लाइस क्या होता है? स्लाइस मतलब आम को जैसे पार्ट्स में काटते हैं। एक आम है, घर में खाने वाले 10 बंदे हैं, तो आम को आप 4 टुकड़ों में काटोगे। ठीक है, अब जैसे आम को आपने 4 टुकड़ों में काट लिया, अब हुआ क्या, वो आम 5 लोग खाने वाले हैं तो सबको एक एक हिस्सा दोगे। द थिंग इज, समझ रहे हो? या जो भी 4 लोगों में काटा तो 4 लोगों को एक हिस्सा दोगे, तो एक आम के 4 हिस्से किए, स्लाइस इसे बोलते हैं। ये नहीं कि आपने बस 2 ही पार्ट काटने, जितने भी काट सकते हो। तो हमने यहाँ क्या करा, 0 से 5 तक काटा। अभी बताता हूँ। डॉट मैप क्या होता है? डॉट मैप विल बी वर्किंग लाइक अ फॉर लूप इन द एरे, या वी कैन से जेसॉन या फिर ऑब्जेक्ट, मतलब रेपिटेडली कंटिन्यूसली चलने के लिए होता है। आइटम, आइटम जो भी आइटम आपके पास आ रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, शो ओनली फर्स्ट आइटम। अब देखो वहाँ चलते हैं नीरज भाई, एपीआई के रिस्पॉन्स को एक बार चेक करते हैं। एपीआई का रिस्पॉन्स क्या कह रहा है गाइस आपसे? मल्टीपल डेटा है कि नहीं?
ओ सॉरी, यहाँ पे अरे मैंने फोल्ड मार दिया है। देखो ये है गाइस, ये देख रहे हो कितना सारा हाँ, डेटा है। तो सारा डेटा तो स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते नीरज भाई, तो इसलिए बिल्कुल। इसने क्या बुद्धि लगाई है कि भाई टॉप 4 मतलब 0 से 5 मतलब 0 1 2 हम्म, 3 4। अब देखो इसने क्या लिखा है, तो 5 होगा ये। 0 से 5 लिखा तो क्या हो गया, शो 5, क्योंकि कोडिंग में काउंटिंग कहाँ से चालू होती है, 0 से। 0। ठीक है, तो 0 1 2 3 4, तो ये 5 बंदे हो गए। ये 5 बंदे स्क्रीन पे जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये 5 बंदे पूरा पूरा JSON ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। अभी देखो क्या जाने वाला है, लेट्स सी। अब लिखा है लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाई गई है। यहाँ लिखा है की। हम्म, जब भी मैप इस्तेमाल करोगे की लगानी पड़ेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। की वो चीज़ होती है, लाइक प्राइमरी की पता है किसी को, यूनिक चीज़ जो होती है, जिसके जैसे आपका कॉलेज में रोल नंबर होता है तो वो यूनिक होता है, कॉपी नहीं कर सकता कोई। हम्म, तो वो आइटम डॉट आई डी, तो आईडी मोस्टली यूनिक होती है वैसे ही। तो अब क्या है, की कभी भी प्रिंट नहीं होती स्क्रीन पे, की बस आपका आइडेंटिफाई जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए मदद करता है कि लाइक आपका नाम नीरज है, मेरा नाम कार्तिक है, हम दोनों अलग अलग है, सेम सेम नहीं है। तो वो डिस्टिंग्विश करने के लिए की प्रोवाइड ईच आइटम यूनिक की। वेरी गुड ब्रो, कौन है ये अच्छे अच्छे आंसर दे रहा है, संदीप, वेरी गुड ब्रो, बढ़िया। स्टेट चेंज, अरे वाह ब्रो, ऐसे बच्चे तो कम होते हैं भाई। चलो अब देखो आइटम डॉट टाइटल। अब क्या हुआ नीरज भाई, ध्यान लगाना है, यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, ये प्रिंट नहीं होगी स्क्रीन पे, ये की है, बैक ऑफ में रहेगी ये, फ्रंट में नहीं जाएगी। फ्रंट में ये जाएगा, ये क्या लिखा है, आइटम डॉट टाइटल। दैट मीन्स अगर तुम्हारा इतना बड़ा JSON का ऑब्जेक्ट है तो JSON के ऑब्जेक्ट में से सिर्फ उतनी सी चीज आएगी जो डॉट टाइटल लिखा है। अगर सिर्फ अगर ये लिख दिया, हाँ, की को अगर ब्लैंक छोड़ दो तो, दिक्कत आ सकती है, कुछ तो देना पड़ेगा यूनिक। अब देखो यहाँ पर क्या मतलब हुआ ये है, खुद खुद डिसाइड नहीं कर सकता क्या? नहीं। मतलब ठीक है। अब देखो ये क्या है, संत औत फैक्रे, ये सब कहाँ हम्म, से आ रहा है डेटा, डॉट टाइटल आर यू। उसने वो कर देना, चौथे नंबर से आएगा ना स्लाइस करके, 0 से 4 तक स्लाइस। अच्छा, पता नहीं यार क्या है। एक मिनट रुको, संट ऑट, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, चलो सीख लेता हूँ, संट ऑट पहले तो आ गया भैया ये तो, है। कुछ और आ गया है। स्पेनिश लैंग्वेज शो कर रहा अरे है। नहीं 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 माधुरी, मुझे याद आया, जब मैंने इस वेबसाइट को खोला था ना, तो गूगल ने मेरे को ट्रांसलेट करने के लिए बोला था। हाँ देखो ये रहा ये रहा तो ये रहा। तो अच्छा मैं अच्छा। लैटिन में ही रखूंगा, दिस इज बेसिकली लैटिन गाइस, लैटिन, ठीक है। देखो ये देखो देखो देखो, ये रही गाइस, ये रही संत औत हम्म, फैक्रे। यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट कर हम्म, लिया था इंग्लिश में, समझ आया हम्म, भाई, देख लो, बड़ी बड़ी चीज़। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मेरे ये नहीं समझ आया, चलो मान लो ये क्या है, टाइटल 3 वर्ड्स का है, ठीक है। इसको हम्म, बंद कर देता हूँ, अब इस वेबसाइट को दोबारा खोलता हूँ, लैटिन में थी वो, हम्म, अब उसे मैं हम्म, कन्वर्ट कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब जैसे आजा आजा आजा, आ, वही मैं कहूँ यार, मैंने इतनी API लगाई है, इसका रिस्पॉन्स अलग आ रहा है, वहाँ अलग आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। ये देखो, हु इज़ टू बी, ओके। ये इंग्लिश में हो गया। तो हम्म, ये तो इस एक्सटेंशन ने कर दिया यार, हम ये मतलब एक्सटेंशन कह रहा हूँ, क्रोम ने, क्रोम में ऑप्शन आता है ऊपर जब आप किसी जापानीज वेबसाइट है उसमें जाते हो। हम्म, तो ये हो गया गाइज, समझ आया दोस्तों क्या हुआ कि लाइक ये चीज़ें उठा ली गई बस, ये चीज़ें, टाइटल टाइटल क्यों, क्योंकि यहाँ टाइटल लिखा था। अब मान लो अगर मैं चाहता हूँ बॉडी चाहिए, तो क्या करूँगा नीरज भाई, टाइटल हटा के यहाँ क्या लिख दूंगा, BODY, हम्म, बॉडी। अब देखो नीरज भाई क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे देखोगे अब बॉडी आने लग गई। इसी तरह से मान लो आप आईडी चाहते हो, तो आप आईडी प्रिंट कर सकते हो, यूज़र आईडी प्रिंट कर सकते हो, समझे दोस्त। तो ऐसे हम्म। चीज़ें हम कर सकते हैं बहुत सारी। मतलब ये है कि HTML में ही, मतलब JS में HTML लिख सकते हो तरीके से ना, हाँ लेकिन ये जो ये भी ऐसा है। डेटा देते हैं इसमें एक ना एक चीज़ यूनिक होनी चाहिए, मोस्टली एक रखते हैं हम सिनेरियो, लाइक यहाँ पे आईडी यूनिक है, यूज़र आईडी कॉमन है, कॉमन हो सकती है, टाइटल भी कॉमन हो सकता है, बॉडी कैन बी ऑल्सो कॉमन, बट द थिंग इज हम्म, आईडी शुड बी ऑलवेज यूनिक, अदरवाइज वी वोंट बी सेपरेटिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है API कॉल करने का, कुछ नहीं करना माधुरी, बस आपको ये कोड लिखना होता है, ये कोड आपको आसानी से कहीं भी गूगल पे मिल जाएगा, बस इतना लिखना होता है। डॉट देन करके बस डेटा में स्टोर भी कर दोगे ना, बस हम्म, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ये उसको थोड़ा बताना पड़ता है कि लाइक देख भाई, जेसोनीफाई करना पड़ता है कि लाइक भाई देख जो डेटा है ना वो जेसॉन में है, और उसको उसी तरह बैग में भरी हो जेसॉन समझ के, कुछ और समझ के बैग में मत भरी हो। तो बस इतना कोड हम्म। लिखना होता है आपको।
कोई भी एपीआई आपके चली जाएगी बस। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ी अच्छी कोडिंग करिए, एरर को पकड़ा गया है। एम्प्टी डिपेंडेंसी मीन्स एरे, देखो ये क्या लिखा है, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे मीन्स इट रन ओनली वंस व्हेन द कंपोनेंट्स माउंट्स। क्या बोला इसने नीरज भाई, इसका मतलब क्या होता है, एक ही बार चलेगा। और एपीआई ज़्यादातर किस में कॉल होती है रिएक्ट में, यूज इफेक्ट के अंदर। क्योंकि मान लो हमने वेबसाइट पे हम वापस आए, कुछ काम किया, तो यूज इफेक्ट में एपीआई दोबारा कॉल होनी चाहिए ना। रीलोड थोड़ी मारूंगा नीरज भाई, यहाँ बेवकूफ़ थोड़ी हूँ मैं ऐसे रीलोड मारूंगा, नहीं। रिएक्ट में रीलोड नहीं मारते, रिएक्ट में यूज इफेक्ट के अंदर लिखते हैं, ताकि कुछ भी कांड हो एपीआई दोबारा कॉल हो और फ्रेश डेटा अपने आप स्क्रीन पे आ जाए। समझ में आया कितनी खतरनाक चीज़ है यूज इफेक्ट। माधुरी, अब समझ आया तुम्हें यूज इफेक्ट का असली इस्तेमाल क्या है। लाइक मान लो, भैया दोबारा समझाना। देखो माधुरी ध्यान से सुना करो, जब भी ऐसी बातें करता हूँ ना तो ध्यान थोड़ा दिया करो। लाइक देखो, रिएक्ट में रीलोड थोड़ी मारोगे आप बेवकूफ़ों की तरह, ये तो बेकार है, फिर आपकी परफॉर्मेंस खराब है वेबसाइट की। आप यहाँ बुद्धि लगाओगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल लगाओगे और सिर्फ वंस कॉल करोगे। लेकिन क्या होगा, जब आपका कोई फंक्शन है जो मान लो आपका फॉर्म को एडिट कर रहा है, आपने यहाँ एक एडिट का बटन बनाया, आपने सबमिट मारा यहाँ पे, तो सबमिट मारने के बाद ऐसा थोड़ी पेज आपका रिलोड होगा, नेवर। सबमिट मारने के बाद आपका यूज इफेक्ट चलेगा और एपीआई को धीरे से कॉल कर लेगा और स्क्रीन पे डेटा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटा आपका किस में प्रिंटेड है, यूज स्टेट के वेरिएबल में। तो यूज स्टेट वेरिएबल था ना ये आपका, अगर आपको याद होगा तो डेटा आपका यूज स्टेट का वेरिएबल था। अब समझ आया नीरज भाई ये सब हुक्स हमने क्यों पढ़े थे। मतलब कि यूज जब डेटा में चेंज आया तो तुरंत फंक्शन तुरंत। रन हो जाएगा और उसको अपडेट कर दिया अपने आप। अब सोचो माधुरी, कितने तगड़े लेवल की ऑटोमेशन लगा रखी है कि मतलब बिना रीलोड मारे सारा काम हो जा रहा है। अब जिसको नहीं समझा है एक और बार समझा दे रहा हूँ। देखो गाइस, होता क्या है कि लाइक पुरानी वेबसाइट्स जो बनती थी उसमें जब एपीआई चलती थी, गवर्नमेंट वेबसाइट जो भी गंदी वेबसाइट होती थी, तो हर बार पेज रीलोड होता था क्योंकि उनको कंटेंट रिफ्रेश करना होता था। बट रिएक्ट ने कहा नहीं, हम रिलोड नहीं करेंगे, हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे बेटा, हम कभी रिलोड नहीं करेंगे, हम वेबसाइट को एकदम स्मार्ट बनाएंगे। तो सबने कहा ठीक है, हम रिएक्ट सीखते हैं। रिएक्ट सीखते ही छूटते ही आपको यूज स्टेट सीखना पड़ता है। यूज स्टेट का हुक क्या होता है, यूज स्टेट हुक बस यही होता है सिंपल भाषा में कि कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अपडेट करे। डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, बट द थिंग उसका काम यही है कि वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करे। यूज इफेक्ट का काम क्या होता है बच्चों की, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चले, कोई भी कुछ भी वेबसाइट में काम हो जाए, री रेंडर हो जाए यूज स्टेट की मदद से, तो वो उसके बाद अपने आप चल जाएगा। मतलब वो साइड इफेक्ट हुक है कि वेबसाइट में अगर कुछ भी होगा ना भाई, वो पैरेलली चल जाएगा। वो कहेगा भाई मेरे को एक चीज़ चेंज हुई मिली है, मैं दोबारा चल रहा हूँ, तो इसको रोकना होता है। तो द थिंग इज, आपने लगा दी यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल। दैट मीन्स अगर वेबसाइट में कुछ भी कांड होगा या कुछ भी मूवमेंट होगी, डिटेक्ट हो गई वेबसाइट में मूवमेंट, हल्की सी भी वेरिएबल वैल्यू चेंज, कुछ भी चेंज आपने किया, तो यूज इफेक्ट तो अपने आप थ्रो चल जाएगा। ठीक है, ये चल गया। अब यूज इफेक्ट जैसे ही चलेगा नीरज भाई, वैल्यू किस में स्टोर होएगी, सेट डेटा में। सेट डेटा में, और यूज इफेक्ट में जैसे ही वैल्यू बदली, ये खट से री रेंडर मार देगा, तो फिर यूज इफेक्ट एक और बार चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, ये लगाया गया है कि एक ही बार चले एपीआई, बार बार एपीआई लूप फंस जाएगी फिर, समझे। तो यही कमाल है कि यूज इफेक्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एपीआई कॉल कर देगा जैसे ही कुछ भी एडिट करोगे डिटेल्स फॉर्म में या कुछ भी, और क्या करेगा, यूज स्टेट खट से उसको एपीआई के रिस्पॉन्स को स्क्रीन पे शो कर देगा बिना किसी टाइम के, बिना टाइम लिए। अब तो समझ आया कार्तिक कि भाई, जैसे मतलब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब अभी तो समझ में नहीं आ रही चीजें, करूंगा तो शायद आए। जैसे अगर ये एपीआई आई, ठीक है, एग्जांपल के लिए, तो मतलब ऐस खाली यही एपीआई आ रही मानो हमारे केस में, तो इस केस में और मेरे को खाली डेटा शो कराना है, तो उस मतलब यही केस है, यही सिनेरियो है, तो मुझे जरूरत नहीं है ना यूज स्टेट हेलो यूज करने की। भैया। अरे कौन है भाई, हाँ जी हाँ जी। भैया एक बात बताओ, कोई जो पीसीबी वाला होता है बच्चा, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बीटेक करनी है। हाँ जी हाँ जी, यार देखो, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, हेयर वी आर लर्निंग कोडिंग, ओके। एंड रिकॉर्डिंग्स भी हो रही है, तो आई डोंट वांट कि तुम्हारी पर्सनल चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो जाए। यू कैन डू वन थिंग, आप हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे तो जा ही सकते हो। इंस्टाग्राम की भैया प्रोफाइल, फॉलो वहाँ भी कर रखा है मैंने। हाँ हाँ, तो फॉलो करके वहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है। उस लिंक पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे, या आप नहीं भी अगर जानते तो कुछ नहीं करना, गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखना है, ठीक है। जैसे ही द ओके। मोमेंट आप गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखोगे, हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले वेबसाइट जाना है और यहाँ पे जो व्हाट्सएप बटन है, यहाँ पे जाके क्वेरी रेस कर दो, देन डेफिनेटली माय टीम विल बी रीचिंग यू एंड आई विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। तो यहाँ ओके, पे अपनी थैंक क्वेरी, यू। ओके गाइज। अब देखो गाइज, अब यहाँ पे आते हैं
ठीक है। अब हाँ नीरज भाई, तो कंटिन्यू करते हैं आपकी प्रॉब्लम। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे यही एपीआई है, मेरे को यही डेटा शो कराना है, हम्म और चलो एडिट भी कर लिया, तो एडिट में चलो ये इसी डेटा को मैंने किसी फॉर्म में फिल करवाना है हम्म या किसी चीज़ में हम्म। एपीआई डेटा, हाँ, तो उस केस में मेरे को इसमें तो मेरे को ज़रूरत नहीं है ना यूज स्टेट यूज़ करने की। यार देखो, यूज स्टेट मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप, पता क्यों नहीं समझ रहे आप लोग इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि आप लोग रिएक्ट ही पहली चीज़ पढ़ रहे हो सही से। हम्म मैंने ना ASP.NET में भी वेबसाइट बनाई है और हम्म, मैंने PHP में भी बनाई है। तो हम रो देते थे एजेक्स जेक्वेरी के कोड लिखते 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 थक जाते थे। एजेक्स जेक्वेरी क्या करता था, रिलोड करने से बचाता था पर्टिकुलर कंटेंट को, लेकिन PHP रिलोड मारता था। तो PHP फ्लॉप हो जाता, लारावेल आया था, तो हम बहुत मत्था हमारा ख़राब था। तो जब हम रिएक्ट पे आए ना, तो हमें लगा कि चीज़ें हम्म। इतनी आसान है। करना क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट भी बेकार थी अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं तो। मैं वेनिला तो जीएस में ही लिखता हूँ, हाँ, तो वेनिला जावास्क्रिप्ट भी बेकार थी इस चीज में, क्योंकि वेनिला जावास्क्रिप्ट में इस चीज को बनाने के लिए यूज स्टेट तो था नहीं वेनिला जावास्क्रिप्ट में, ये तो मानते हो। नहीं, तो हाँ वहां हाँ पे दुनिया भर का कोड वहां लिखना पड़ता था। विंडो डॉट ये प्रीवेंट डिफॉल्ट हाँ ये हाँ। वो दुनिया भर की चीजें। तो द थिंग इज भाई, जो रिएक्ट थी वो इवेंट मैनेज थी, और उसके अंदर ऑलरेडी हुक्स थे। हुक्स उसका आविष्कार था। तो होता क्या है, अगर नॉर्मल वेरिएबल ही है यूज स्टेट, कोई बहुत महान चीज़ तो है नहीं। लेकिन जब भी ये बोलते कि रिएक्ट में अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आप नॉर्मल वेरिएबल मत बनाओ। अगर उस वेरिएबल को एडिट करना है ना, आगे चल के अपडेट करना है, उस वेरिएबल का मेजर रोल है वेबसाइट में। नॉर्मल वेरिएबल मत बनाओ, कॉन्स्ट ओके। करके। हाँ, हम्म। उसको यूज्ड वेरिएबल रखो। आगे चल के झट से मारोगे सेटर फंक्शन में, वैल्यूज के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो द बड़ा थिंग सिम इज कि ये स्मार्ट थिंग हम्म, थी जो लोग फॉलो करते थे। अब क्या हुआ, लोगों को रिएक्ट में भी चुल होने लग गई कि भाई रिएक्ट में मजा नहीं आ रहा यार, रिएक्ट का प्रोजेक्ट अलग बनाना पड़ रहा है। तो मान स्टैक एक चीज आई थी कि अब नोड जेएस का प्रोजेक्ट एक अलग बनाना पड़ रहा है, बीच में एपीआई बनानी पड़ रही है। तो नोड जेएस हम्म, ने कहा भाई तुम दो प्रोजेक्ट बनाओगे, एक नोड जेएस का और एक तुम बनाओगे हम्म, इसने रिएक्ट जी, जेएस का। तो हमने बना वर्सेल ने बना दी नेक्स्ट जेएस, जिसमें दोनों चीजें चिपक गई हैं। ओके। पहले तुम्हारा था माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है कि फ्रंट एंड अलग बनेगा, बैक एंड अलग बनेगा। समझ रहे हो, लाइक फ्रंट एंड हम्म बना रिएक्ट जेएस में, बैक एंड बना नोड जेएस में। दोनों को हम्म कनेक्ट करने के लिए एपीआई चाहिए। तो ये होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, वेर यू हैव हम्म, टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बट एक होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये इंटरव्यू का बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है, हर बंदे से पूछा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में, एमएनसीज में जब भी जाओगे वो यही पूछेगा कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है, क्योंकि जावा स्प्रिंग बूट बेस्ड है इस पे। अब बात करेंगे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ये कहता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चपक चुके हैं। तो ये होता है नेक्स्ट जेएस में। समझ रहे हो, ये थोड़ा सा बेकार रहता है बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए। चीज़ें ना एक ही जगह पे आएंगी ना तो बहुत वो हो जाती हैं, जैसे मतलब मैसी, हाँ। मैसी हो जाती हैं और मतलब भसड़ हो जाती है। तो लोग इसको अच्छा नहीं मानते बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। बड़े प्रोजेक्ट समझते हो, लाइक लेट हम्म, मी टेल यू समथिंग। जैसे जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैकेज देने वाली कंपनी पता है किसको, कि सबसे ज़्यादा पैकेज कौन देता है वर्ल्ड में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर को? आइडिया है किसी को? कोई गैस करो, कमेंट में चैट में लिखो। कौन सी कंपनी है वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा पैकेज देती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को? गूगल। गूगल इज़ द वन ऑफ द थिंग, बट गूगल इज़ नॉट द जी हाईएस्ट। पैंग ही होंगी। कौन सी? पैंग। फैंग तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक कंपनी है जो पैकेज देती है डेवलपर्स को, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे कम है एक गधे। एक इधर भी है यार, ये नोएडा बासेट माइक्रोसॉफ्ट में। का सबसे कम है दोस्त। लेट मी टेल यू द रियलिटी, माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज सबसे कम होता है फैंग में, मतलब जो भी फेमस कंपनीज है। नोएडा में भी है ना कंपनी। फेसबुक, या फेसबुक इज वन ऑफ द, बट आई एम आस्किंग, छी, टीसीएस लिख रहा है। अबे पागल वागल है क्या तू भाई? टीसीएस 3.5 लाख का पैकेज देती है भाई। सरकारी है वो। भाई मेरे खुद के एक पर्सनली फैमिली मेंबर ने ना 3.5 लाख की जॉब पे स्टार्ट किया था टीसीएस में। 6 साल बाद वो बंदा निकला था, 6.5 लाख का पैकेज था उसका। तो भाई टीसीएस सबसे, गाली वाली सुनेगा तू फालतू में। कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा पैकेज देती है, पता है किसी को? नहीं पता? नाम लूंगा अभी सबको याद आ जाएगा। अमेजोन तो नहीं है भैया? अमेजोन का भी एवरेज पैकेज रहता है, बहुत कम एवरेज अमेजोन का भी। फाइनेंशियल, महिंद्रा कंपनी। अबे भाई तुम पिटोगे मेरे से बहुत तगड़ा। टेक टेस्ला। नहीं, एक कंपनी है। एटला, अच्छा, ये सेक्टर 62 में है भाई ये। है आ, शायद। नहीं, ये सेक्टर 62 में कहाँ है ब्रो? पता नहीं कैसी कंपनी थी, वो भी अच्छा पैकेज देती है, बट नहीं नहीं, नाम ये भूल गया। सेक्टर 62 में नहीं है ये आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है अभी। किसी को नॉलेज है इसके बारे में? एटलासियन सुना है? हाँ हाँ। एटलासियन
ये वर्ल्ड वो के बनाती सबसे है ना, हाईएस्ट पैकेज दे रही जीरा। है जीरा। द जीरा इज हाँ द थिंग। जीरा का नाम मैंने यहाँ क्यों लिया, एक कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि जब मैंने आपको बता दिया कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बेकार होता है, नेक्स्ट जेएस का, देखो मैं इसलिए गाइस बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, कोई तुम्हें जल्दी नहीं बताएगा ये सारी चीज़ें, मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदों को पता होती है। तो आई एम शेयरिंग यू द माई एक्सपीरियंस कि एपीआई कॉल करने के बाद तुमसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बड़ी कंपनीज क्यों नहीं बनाई जाती, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाए जाते। तो ये जो कंपनी है एटलासियन, इसका एक खुद का प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीरा। अब जीरा जानते हो गाइस कि जीरा भी नहीं जानते हो। जीरा कंपनीज में टिकटिंग सिस्टम है, मैनेज कर रहा हो टास्क की, कार्तिक किस पे काम कर रहा है, नीरज किस पे काम कर रहा है, तो वो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पूरी कंपनी जीरा का सब्सक्रिप्शन लेती है और जीरा पे चलती है। तो जीरा बहुत पैसा कमाता है, और जीरा को आप चलाओगे ना तो आप खुद कहोगे कि भाई क्या तगड़ी चीज़ बनाई है। फीचर के अंदर फीचर, फीचर के अंदर फीचर, फीचर के अंदर फीचर, नेस्टेड फीचर्स हैं वेबसाइट के फॉर्म में। तो भाई उसको बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सैल्यूट है मेरा। और द थिंग इज गाइज देखो, अगर कोई भी बंदा उस लेवल का सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसको जीरा का पता है फ्रेशर, एटलासियन का फ्रेशर का पैकेज कितना था, एक 55 LPA। देख के दिमाग खराब हो गया था मेरा। मैंने कहा हाउ कम्स यार, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है लोगों पे। 55 LPA आप सोच सकते हो, मतलब एज अ फ्रेशर का पैकेज था आईआईटी के एक बच्चे का एटलासियन में। एटलासियन सबसे ज़्यादा पैकेज दे रही है, अंधा पैसा फेंक रही है अपने एम्प्लॉयज़ पे। ठीक है चलो, अब आप कहोगे भैया 1-2 करोड़ के भी मिलते हैं। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, ध्यान से सुनना। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर पूछा था, एआई वाला नहीं पूछा था, और कोई वैसा बंदा नहीं पूछा था कि लाइक जो वाले होते हैं, मतलब जो एक स्टॉक ट्रेडिंग वाली ब्लॉक जो कोडिंग करते हैं उसको बोलते हैं क्वांट के बंदे, ब्लॉकचेन। क्वांट के बंदे होते हैं जिनकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैं उन बंदों की बात नहीं कर रहा ना, मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, एवरेज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। तो अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं बड़े बड़े चलने वाले ऐसे, तो इसके लिए ना नीरज भाई एक चीज़ सीखनी पड़ती है, माइक्रो डीएसए। सर्विसेज आर्किटेक्चर। टीएसए तो आनी ही चाहिए। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होता क्या है, देखो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होता क्या है, इसमें आपको समझाता हूँ। देखो दोस्त, उसमें क्या होता है, आपका बैकएंड अलग है, फ्रंट एंड अलग है। तो इसका जो बैकएंड है ना वो जावा में है, तो जावा में इसका बैकएंड है। तो द थिंग इज, जो जावा के कोड लिख रहा है, आप सोच रहे हो कितने तगड़े कोड लिख रहा है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ऐसा प्रोजेक्ट होता है ये, यू कैन जस्ट हैव द फोटो। ऐसे मैं होता है कि लाइक, जैसे देखो देखो इसमें पैसे देने होते हैं तुम्हारे भाई। देखो हमारी जो कंपनी चलती है, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम अपनी कंपनी कुछ किस तरह से चलाते हैं। हम नोशन में चलाते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट अ स्मॉल टिपिकल स्टार्टअप, तो हम इतना पैसा नहीं डाल सकते। तो हम क्या करते हैं गाइज, इसमें अपनी कंपनी चला लेते हैं, और यहीं पे सारे टास्क मेंशन करके यहीं पे सारे काम हमारे हो जाते हैं। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एंड द थिंग इज, समझ रहे हो गाइज, ये सुनो गाइज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहीं पे हम अपना टास्क मैनेजमेंट कर लेते हैं, हमारी टीम में जितने भी बंदे हैं। एंड द थिंग इज़ गुड गोइंग, सही चल रहा है। अब इसी चीज़ को लोग यहाँ पैसे में लेते हैं जीरा में। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और मतलब यार सॉफ्ट क्या ही बोलूँ, दे हैव डन रियली ग्रेट जॉब, और कंपनी काफ़ी तगड़ी है। द थिंग इज़, मुझे ये समझ आ गया कि अगर आपको इस लेवल के बड़े एप्लीकेशंस बनाने हैं, जिसको बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर चाहिए और डीएसए चाहिए, प्लस आपको बहुत नॉलेज चाहिए फ्रंट एंड बैक एंड में। तो आप ये मत सोचा करो कि वो बंदे को सिर्फ डीएसए आती थी इसलिए उसकी 55 लाख की पैकेज लग गई। भाई ऐसा नहीं होता। भाई मल्टीपल चीज़ें चाहिए आपको, फुल स्टैक तो आना ही चाहिए, साथ में डीएसए भी चाहिए, साथ में सिस्टम डिज़ाइन चाहिए, बिहेवियरल क्वेश्चंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच चाहिए, टीम लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। भाई 6-6 राउंड इंटरव्यू कंपनीज ऐसे नहीं लेती है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ। 6-6 राउंड ऐसे नहीं लेते। मैंने भी बहुत ट्राई किया है, मेरा भी नहीं हो पाता, मैं खुल के कह रहा हूँ, नहीं हो पाता भाई। 2-3 राउंड में मैं ऐसे ही निपट जाता हूँ फिर। तो नहीं भाई, द थिंग इज़ भाई, उसके लिए बहुत वैसा बनना पड़ता है, लाइक मतलब आप समझो मेरी बात, वो मॉन्क। बहुत बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ता है पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है। मॉन्क बनना पड़ता है, मॉन्क। अरे मॉन्क बनो, कुछ भी बनो, आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि लाइक दे आर सर्वाइविंग, कि भैया 50% है, कोई कॉलेज में CSE IML दिलवा दो। तो मैंने कहा भाई डोनेशन लगेगी। अब यहाँ कॉलेज के बच्चे आते हैं 4th ईयर में, भैया एकदम कोडिंग कुछ नहीं आती, 20,000 रुपये ले लो, 30,000 रुपये ले लो, जॉब दिलवा दो, कैसे भी करके जॉब दिला दो। भाई तो मैं यहाँ ब्रोकर थोड़ी बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ आजकल के बच्चों के अंदर एफिशिएंसी गिर गई है, वो एक नॉर्मल जॉब नहीं ग्रैब कर पा रहे TCS की या जो भी बल्क हायरिंग की। वो जीरा में कहाँ जाएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लग रहा है कोई जीरा तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा भाई। तो द थिंग इज़ कि मैं आपको बस एक एजम्पशन दे रहा हूँ गाइस, कि आप समझो मार्केट में IT इंडस्ट्री में क्या क्या चलता है। वी आर जस्ट
हैविंग द बेसिक ट्यूटोरियल नॉलेज कि भाई रिएक्ट में क्या होता है और नोड.js में क्या होता है। बट द थिंग इज कि आईटी इंडस्ट्री को भी समझना है कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस फेंके जा सकते हैं। यार मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं मेंटोर हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं छड़ी लेके खड़ा हूँ, मैं मार मार के आपको पढ़ा रहा हूँ। भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉलेज में वही होता है तुम्हारे साथ। मेरे को कोई तुम्हें इंटरनल मार्क्स भी नहीं देना ना नीरज भाई, कि मैं तुम्हें इंटरनल मार्क्स दूंगा, तुम पास होगे फेल होगे फिर तुम्हारा टेस्ट लूंगा। भाई ये सब ड्रामा तो मैं करता नहीं हूँ। मेरा मेन फोकस क्या है, यही है कि तुम्हारी जॉब लग जाए, तुम कमाने लग जाओ, अच्छी जॉब करो। तो द थिंग इज़ भाई जॉब रेडी बनना है। पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने के लिए कोई सही टाइम नहीं होता, प्रायोरिटी देनी पड़ती है टाइम को। अगर मैंने अपने कॉलेज टाइम पे नहीं मेहनत करी होती, मैं आज यहाँ नहीं होता यार। मैं सिंपल कहता हूँ, मैं यहाँ नहीं होता। उस टाइम हो सकता है लोग जजमेंटल थे मेरे को लेके कि ये बंदा बस पढ़ता रहता है, घोंचू है, किताबी कीड़ा है। द थिंग इज़ भाई आज मैं आपसे कह रहा हूँ एक चीज़, कौन पा रहा है? मैं ही पा रहा हूँ ना सारी चीज़ें। तो आप भी समझो दोस्तों, आप कोडिंग, बस कोडिंग पे भरोसा कर लो, डीएसए कर लो बेसिक लेवल की, 75 ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस बना लो, फ्रंट एंड सीख लो, बैक एंड सीख लो, एपीआई कॉलिंग सीख लो, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन सीख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करो, शीशे में देख के इंग्लिश में आंसर करो। अभी एक इंटरव्यू वाली वीडियो रिसेंटली हमने इंस्टाग्राम पे निकाली है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है? उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो द थिंग इज़ कि नीरज भाई मल्टीपल चीज़ें हमें गेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि रिएक्ट सीख ली एंड वी आर द हीरो ऑफ ऑल, नहीं। मतलब देखो यार, ज़माना एआई का है, आप भी जानते हो, चीज़ें कोई भी कर ले रहा है कहीं से भी जीपीटी करके। तो द थिंग इज़ सीखना पड़ेगा गाइस, समझे? अब मेरे पास नीरज भाई बच्चे आते हैं, कहते हैं आप तो कह रहे हो डीएसए मत करो, फुल स्टैक करो। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूँ भाई, आप डीएसए में कुछ तो प्रॉब्लम्स बनाओ, प्रोग्रामिंग करो। मैंने आपका हाथ थोड़ी पकड़ा है कि फुल स्टैक ही करो, समझ रहे हो? मैं तो कह रहा जावास्क्रिप्ट में भी बच्चे डीएसए करते हैं, आप जावास्क्रिप्ट में कर लो। तो अब समझ आ रहा है बच्चों कि ये एपीआई कॉल कैसे लगाई थी मैंने। माधुरी ये समझ आ गया कि फैच में मैंने कैसे लगाई थी। अब माधुरी क्या है कि ये हमारा ये बैकएंड बना हुआ है कहीं पे, हमें बैकएंड से कोई मतलब नहीं है। और बैकएंड का जो कोड होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है फ्रंट एंड से। ये तो आपको पता लग ही गया होगा आज की डेट में कि बैकएंड का नाम ही बैकएंड इसलिए क्योंकि वो सिक्योर है। और फ्रंट एंड का तो भाई दुनिया देख रही है, डाउनलोड कर लेगी, एडिट कर लेगी, इंस्पेक्ट से चोरी कर लेगी, यू कैन एक्सेस एनीथिंग फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड इज नॉट सिक्योर, समझ रहे हो? ठीक है, चलो। अब माधुरी एक और मेथड होता है जिससे एपीआई कॉल लगाते हैं, कौन सा होता है? उसकी फाइल हमने बना रखी है यहाँ पे, एक्सियोस का। तो यहाँ पे क्या करते हैं माधुरी, RFC से क्या लेते हैं, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट की टेम्पलेट ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक सा, मैंने जैसा कि टेम्पलेट तुम लोग को दी थी, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं गाइस। अभी यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी, कैसे होगी अभी दिखाता हूँ मैं आपको। एक्सियोस, ठीक है, अभी ये एरर देगा। हाँ दे दिया इसने एरर, मैं समझ गया, एरर आ चुका है। यस, अब देखो गाइस, यहाँ पे जैसे ही चलाओगे इसको, यहाँ कॉल करो, और कहाँ कॉल करना है माधुरी हमें? इसमें index.js में ये लगाया और यहाँ पे आ गया, ये इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है बच्चों? सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है इसमें? बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। फाइल, एक फाइल से दूसरी फाइल में खेल रहे हो, इंपोर्ट नहीं करोगे उसको, मालूम कैसे पता लगे? मैं इस फाइल से इस फाइल में आया हूँ ना, इंडेक्स वाली में, तो यहाँ पे मैंने एक्सियोस को चलाया, ठीक है। अब देखो एरर, एक्सियोस को भी इंपोर्ट करना पड़ता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो वो इंपोर्ट नहीं, उसको इंस्टॉल बोलते हैं। अब देखो, अब मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें एरर आएगा। क्यों बताया था? क्योंकि जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है शुरू में हल्का होता है। शुरू में कितने MB का होता है? 236 MB का। लेकिन जब उसको बड़ा करते हैं तो बड़ा क्या होता है? अभी एप्लीकेशन को रोकते हैं, बड़ा कैसे होगा? जब हम अपने कस्टम डिजायर्ड पैकेज इंस्टॉल करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, कि हमें जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें हमें काम है भैया किसका, npm इंस्टॉल एक्सियोस का। किसका इस्तेमाल है? एक्सियोस का। तो एक्सियोस को इंस्टॉल लिखेंगे तो अब ये क्या करेगा, एक्सियोस का पत्ता यहाँ जोड़ देगा। समझे दोस्तों? तो एक्सियोस यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों या नहीं समझ आया? कितने बच्चों को समझ आया? एक्सियोस आ गया गाइस? समझ आया नहीं है? भाई छोटी छोटी चीज़ होती है जो ओपन सोर्स होती है, इस पे मतलब मान के चलो अच्छे डेवलपर्स वर्क कर रहे होते हैं। आप क्या है, आप रेडी टू बिल्ड चीज़ को चलाते हो। रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी बट इट इज़ ट्रीटेड एज अ फ्रेमवर्क ओनली। तो यहाँ पे एक्सियोस है, देख रहे हो अब नीरज भाई, इसमें कितने लोगों ने कोडिंग करी होगी तब जाके ये बना है। इसका फायदा क्या था? अच्छा चलो बाद में। एपीआई कॉल मारेंगे ना हम इससे सिक्योर तरीके से।
नहीं एपीआई कॉल तो आप वैसे भी मार ही लेते हैं ना बढ़िया तरीके से भी। नहीं, फैच से भी मार सकते हैं, उससे भी मार सकते हैं, एक्सियोस से, ओके। बट एक्सियोस को ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। अब फैच देखो, फैच जेएस का है ना? एक्सेस से हम लोग को भैया वो कर सकते हैं ना, कर्ड ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, लाइक एक्सियोस में गए, अब यहाँ पे माधुरी को, अब आपको प्रोजेक्ट जो हमने बंद किया था उसको क्या करते हैं, फटाक से रन कर लेते हैं। आप एक और होशियारी कर सकते हो, एक नया टर्मिनल खोल के कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, अब इसको टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है बच्चों, सेम वेबसाइट है, सेम सब चीज़ है। यहाँ पर फ़र्क क्या आया है, पहले क्या था माधुरी, यहाँ पर फैच था, फैच हाँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सियोस, एग्जॉस्ट डॉट अच्छा तो गेट कर दिया। ठीक है। फिर एग्जॉस्ट भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अरे कुछ नहीं होता है, बोथ सही चलते हैं, समझ रहे हो, बिल्ट इन हैंडलिंग होती है इनके पास, तो कोई एरर हैंडलिंग तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। बट एक्सियो ज़्यादा अच्छा होता है, सिक्योर होता है, कस्टमाइजेबल होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो आंख बंद नहीं करके एक्सियोस को इस्तेमाल ये करो। चीजें ना जैसे डॉट गेट है डॉट सेट डेटा है ये सब चीजें डॉट हाँ, इसमें ये मैं सब। देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ ये तो यार सिंपल सी कमी है। देखो क्या होता है, फैच से तुम सिर्फ ले सकते हो एपीआई, लेकिन एक्सियोस के पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। लेट मी टेल यू, ये बैकएंड वाले एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पोस्टमैन। पोस्टमैन खोलते हैं फटाक से, इंस्टॉल कर सकते हो तुम भी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ओ शिट, साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन कर दिया है, चलो 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 चलो, साइन इन। पोस्टमैन भी बताओगे ना आप हमें थोड़ा सा? हाँ बताऊंगा, पोस्टमैन नोड जेएस में बताऊंगा आपको, अच्छा यहाँ पे अच्छा। भी दिखा सकता हूँ, टेंशन ना लो। हाँ बिल्कुल यहीं पे ही दिखाई देता हूँ तुम्हें, चलो तुम बोल रहे हो तो बहुत बढ़िया। चलो पोस्टमैन लॉगिन हो चुका है, पोस्टमैन में सेव रहता है। देखो यहाँ पे आपको गाइस क्या क्या मेथड्स दिख रहे हैं, बताओ मुझे। गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट एंड। ये क्रड ऑपरेशन होते हैं, क्या होते हैं, क्रड ऑपरेशन, जो माधुरी ने बोला। क्रड ऑपरेशन मतलब क्या होता है, वेबसाइट में आप क्या क्या कर सकते हो, अगर मोटा मोटी बात करी जाए तो आप वेबसाइट में किसी चीज़ को क्रिएट करते हो, तो क्रिएट करने को क्या बोलते हैं, सी मतलब क्रिएट। अब देखो मैं इसका भी समझाता हूँ तुम्हें, लाइक ये भी यार मैंने कहीं समझाया हुआ है बच्चों को, मिल नहीं रहा हो मेरे को, चलो कोई नहीं। शाब जी, यहाँ देखो नीरज भाई, एकदम ध्यान से समझना है अब एकदम, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ CRUD, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ नीरज भाई। सी मतलब क्या होता है आपका, क्रिएट, ठीक है, समझ आया नीरज भाई। और आर मतलब क्या होता है आपका, रीड। रीड मतलब क्या होता है नीरज भाई, डेटा को पढ़ना, या फिर मतलब जो भी समझ लो, गेट करना, फैच करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, अपडेट करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, डिलीट करना। डिलीट करना। अब बच्चों मैं तुमसे एक चीज छोटी सी पूछ रहा हूँ, किसी चीज को क्रिएट करना दैट मीन्स इंसर्ट करना, डेटाबेस में नया डेटा डालना, ये होगा क्रिएट। डेटा अपने पास मंगाना, डेटा को पढ़ना, गेट करना। अपडेट करना मतलब पैच पुट, इसके मेथड्स होते हैं। देखो अगर तुम्हें डेटा चाहिए तो तुम क्या करोगे, गेट करोगे। अगर तुम्हें डेटा भेजना है, लाइक डेटाबेस में नया डेटा इंसर्ट करना है, तब क्या यूज करोगे, पोस्ट। पोस्ट। अगर तुम्हें डेटा अपडेट करना है तो इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, पुट एंड पैच, ठीक है। पैच में जरूरी नहीं है आप पूरी रो एडिट करो, आप एक छोटा सा फील्ड भी एडिट कर सकते हो, बट पुट में पूरी रो एडिट होती है, तो ये फर्क होता है। डिलीट के लिए डिलीट है सिंपल, और ये दोनों तुम अभी इग्नोर कर सकते हो। तो समझ आया क्रड ऑपरेशन क्या होते हैं, समझ आया नहीं आया। अब देखो अब क्या करेंगे नीरज भाई, हम लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग। हमें जो ये गेट ये जो दिया था, उसमें ना हाँ उसमें ना जो गेट और पोस्ट था ना वो गेट और पोस्ट सेम ही होता है ना? अब देखो मैंने ये URL डाला सेम टू सेम। अब मैंने यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट सेलेक्ट किया और मैंने मारा सेंड। जैसे ही मैंने सेंड मारा, आप देख सकते हो जो वो जेसॉन डेटा जो हमारा वेबसाइट में हमें दिख रहा था, वो किस में दिखने को मिल गया हमें, इसमें। और ये प्रीटी है। रॉ कैसा था, ऐसा था। प्रीटी क्या होता है, उसको ओके। थोड़ा फॉर्मेट करके, तो ये डेटा आपको आ गया। तो आप ऐसे किसी भी एपीआई को चेक कर सकते हैं। जब आप कल को एक आईटी कंपनी में काम करोगे, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी आप बेसिक कोडिंग सीख रहे हो, लेकिन जब आप वार्म अप हो जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, तो आप फिर ये बचकानी हरकतें नहीं करोगे। फिर आप कुछ टूल्स ढूंढोगे जो आपकी डेली लाइफ को आसान बनाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक्सटेंशन इस्तेमाल करो, 10 चीज़ें इस्तेमाल करो जो, लेकिन एज अ फ्रेशर मत करो, क्योंकि सीखो चीज़ें। बिगिनर लेवल पे चीज़ें सीखने, हार्ड स्किल्स अर्न करने पे फोकस करना होता है शुरू में। अगर आप स्किल्स अर्न ही नहीं करोगे, सोचोगे जीपीटी कर देगा, तो फिर भाई नहीं हो पाएगा, फिर आप नहीं आगे जाके ट्रैप्ड हो जाओगे। तो ये चीज़ समझ रहे हो नीरज भाई, यहाँ पे मेरे को डेटा चेक हो गया कि एपीआई मेरी वर्क कर रही है। और 200 मतलब क्या होता है, स्टेटस कोड 200 मतलब ओके।
और स्टेटस कोड 404 मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड, की मतलब ये यूआरएल मिला ही नहीं। जैसे अगर मैं पोस्ट की जगह यहाँ पोस्ट मार दूँ तो अब क्या एरर आना चाहिए मेरे को, 404 नॉट फाउंड का, कि ये यूआरएल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमने इसमें एस लगाया, देन अगेन सेंड किया, तो यस। समझ आया नीरज भाई क्या किया हमने? इसके लिए कंप्यूटर में नेट का होना बहुत ज़रूरी है, ऑफलाइन नहीं चलने वाला ये। ठीक है, समझ आया नीरज भाई? हाँ हाँ हाँ, मैं इसको यूज करता हूँ, बट मेरे को डेवलपर्स को बोलता हूँ सेट कर दे यार, मैं खाली रिक्वेस्ट भेजूंगा, इनकमिंग भेज अरे देंगे नहीं 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 नहीं, मेरे को डर लगता था। देखो इसमें जब मैंने ये चीज़ें मैं समझा भी ना, नहीं तो यहाँ पे छेड़ता बहुत इसको। सारी चीज़ें हाँ होती है। यहाँ पे जाओगे ना आप, तो जैसे आप बॉडी में जाओगे तो आप यहाँ जाना, रॉ में, बाइनरी में आप ऐसे डेटा भेज सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे। ये वाली चीज़ आपके दिक्कत हल कर देगी। लाइक आप ऐसा ये करके यहाँ पे यू कैन जस्ट सिंपली सेंड, और आप ऐसे सेंड करोगे तो डेटा आपका जाएगा, समझे? तो आप ऐसे भेज भी सकते हो। वो मैं समझ गया, आपकी पोस्ट वाली एपीआई में सेट कर दे। आप सीखो इसे, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, ये यूआरएल डालो, मेथड सेलेक्ट करो, आप पोस्ट सेलेक्ट कर दिया, सेंड मारा, तो एरर आएगा, देन अगेन 500 इंटरनल एरर। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जो तुम मेथड इनवैलिड है। तुम ये जो एपीआई बनाई थी बैकएंड डेवलपर ने, वो गेट की एपीआई बनाई थी, पोस्ट की एपीआई नहीं बनाई थी, तो ये एरर है। अच्छा। अब तुम्हें एक और जनरल चीज़ें बता रहा हूँ माजरी। आपके स्टेटस कोड्स होते हैं, स्टेटस कोड समझते हो? 101, 102, 201, 202, 203, 301, 404, 200, क्या होते हैं ये सब? हर स्टेटस कोड का अपना एक अलग डिजायर्ड मीनिंग है, समझे दोस्तों? यस और नो? तो बच्चों, बहुत बड़ी दुनिया है, इतनी आसान नहीं है कोडिंग, समझो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ सेम वही चीज़ करिए माधुरी, कुछ भी फ़र्क नहीं है, यहाँ पर गेट लगाया है। इसी तरह से आगे चल के मैं पोस्ट की एपीआई बना सकता हूँ, इसी तरह से आगे चल के मैं पैच की एपीआई बना सकता हूँ, इसी तरह से मैं पुट की एपीआई बना सकता हूँ, समझ आया? और ये केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव होता है। लाइक अगर मैंने ये गेट भी लिखा तब भी ये वर्क करेगा नीरज भाई, और ऐसे गेट लिखा तब भी वर्क करेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी इनकी, जो इन्होंने कर दी। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है नीरज भाई, बस मैं बार बार बोलूँगा, आप लोग थोड़ा सा स्टेटस कोड के मैं बता देता हूँ, वेबसाइट स्टेटस कोड का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। HTTP रिस्पॉन्स, हाँ देखो कि लाइक इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स होते हैं 100 से लेके 199, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कौन से होते हैं गाइस हमारे, 200 से लेके 299 तक, और रीडायरेक्शन रिस्पॉन्स कौन से होते हैं 300, और एरर वाले कौन से होते हैं, क्लाइंट साइड एरर। देखो गाइस, ये जो दो चीज़ है ये तुम्हारी लाइफ आसान बनाने वाली है। कल को तुम किसी कंपनी में, आईटी कंपनी में काम करोगे, तो नीरज भाई मैंने बताया कि आईटी कंपनीज कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करती है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, कि फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट अलग बनेगा, बैक एंड का प्रोजेक्ट अलग बनेगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर अलग होंगे, बैक एंड डेवलपर अलग होंगे। ये चीज़ समझ आई? तो अगर क्लाइंट साइड पे कोई एरर आता है, क्लाइंट सर्वर मतलब फ्रंट एंड, क्लाइंट क्या होता है नीरज भाई, बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ याद कर लो अच्छे से। क्लाइंट कौन सा होता है आपका? अगर फ्रंट एंड पे कोई एरर आया, फ्रंट एंड। समझ आए दोस्त? ये देखो, अगर फ्रंट एंड पे एरर आया, क्लाइंट फ्रंट एंड को बोलते हैं, सर्वर किसे बोलते हैं, बैक एंड को। ये उनके अलग अलग वर्ड्स हैं बस। क्लाइंट साइड पे एरर आया तो 400 कुछ करके एरर आएगा, कि मतलब तुमने एपीआई को भेजा ही गलत है गधे। जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तुमने यहाँ पे मान लो कहा गया पोस्टमैन है, ठीक है, ध्यान से देखना प्रदीप, यहाँ पे क्या किया प्रदीप, मैंने ये किया, ठीक है, अब मैंने सेंड किया, अब देखो ये एरर क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, 40, एक मिनट, नहीं कुछ एक मिनट, ये रॉ नन भेजता हूँ, रुको, अब चलेगा। हाँ देखो अब क्या एरर आ रहा है, 404 एरर क्यों आ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने फ्रंट एंड पे ही गलत कॉल लगाई है। क्या एपीआई का यूआरएल ये था? नहीं। तो एपीआई का यूआरएल क्या होगा, पोस्ट। अब आप सेंड करो, सक्सेस आ रहा है। तो जब भी आप फ्रंट एंड से ही गलत कॉल लगा रहे हो तो कोड्स कैसे आएंगे, 400 समथिंग। नहीं समझे नीरज भाई? यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। क्लाइंट का एरर कहाँ से आएगा, 400 से लेके 499 तक कुछ भी आ सकता है। हर कोड का अपना एक अलग डेरिवेटिव मीनिंग है, ठीक है, लेकिन हमें एक उसकी क्लास समझनी है कि वो कौन सा हो सकता है, क्लाइंट साइड फ्रंट एंड के एंड पे है। अगर 500 से 599 आता है तो तुम खुश हो सकते हो कि ठीक है बैकएंड का एरर है, एपीआई गलत चली, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं डेवलपर को पेल दिया सीधे कि हाँ भाई, हाँ, बैकएंड वाले को सीधा बोल दो भाई मेरे एंड से इशू नहीं है, फ्रंट एंड मेरा क्लियर चल रहा है, आपके एंड से इशू है, मैं जा रहा हूँ बोलने मैनेजर को। तो यू कैन प्ले लाइक दिस। तो अगर बैकएंड से कोई इशू है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी कुछ ऐसा करके दिखाता हूँ मैं आपको, वैसे तो होगा नहीं। लाइक जैसे ये गेट है, गेट में मान लो आपने मारा, ठीक है, अब आपने इसे पोस्ट कर दिया,
तब भी ये चल गई, ओके बढ़िया बना रखा है। अब देखो, अब आपने क्या हुआ, अब आपने यहाँ रॉ लिख के कुछ भेज दिया उल्टा सीधा कुछ, तो बैकएंड इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? बैकएंड इसको, बैकएंड कह रहा है ये क्या भेज दिया भाई, इतना तो मैंने, ये तो मैंने मांगा ही नहीं था ये वैल्यू, इसका क्या करूं मैं? तो बैकएंड इसको मैनेज नहीं कर पाया, तो बैकएंड ने एरर थ्रो कर दिया 500 का। बैकएंड ने बोला ये ले 500 का एरर। तो हम कहेंगे हम इसमें भी बैकएंड वाले को पेलने जाएंगे, लेकिन द थिंग इज हम भी गलती कर रहे हैं। हम डेटा क्यों भेज रहे हैं जब बैकएंड की एपीआई से मैनेज ही नहीं कर पाएगी अपने एंड पे? तो समझे, यहाँ पे दिख रहा है बैकएंड का एरर है, बट बैकएंड का एरर नहीं है, कि हमारी गलती है, हमने डेटा क्यों भेजा फालतू। और जैसे ही हम इस डेटा को नन कर देंगे, यहाँ पे नॉर्मली वर्क करेगी वेबसाइट। समझ आया बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी आज की। एपीआई शेपीआई बहुत बड़ी चीज़ होती है, मुझे तो बहुत डर लगता था अपने टाइम पे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एपीआई सुनते ही मेरी एकदम रूह कांप जाती थी, पता नहीं जैसे कौन सी बड़ी चीज़ मुझसे बनवाने वाले थे। कुछ नहीं होता यार, बच्चे वाली चीज़ होती है सब एपीआई शेपीआई। अगर कोई इतना प्यार से पढ़ा देना गाइस, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दे भैया देना। हाँ, गेट एंड पोस्ट कहाँ यूज करते हैं वैसे? गेट जब यूज़ करते हैं जब तुम्हें डेटा रीड करना है, डेटा चाहिए। पोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो डेटा लाने के लिए, लेकिन गेट इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर जब डेटा, भेजने के लिए डेटा अपने पास लेने के लिए। मीनिंग है यार, नाम से ही मीनिंग समझ आ रहा है, आप ध्यान से समझो तो। समझे? कार्तिक भाई जैसे ना मैं मतलब पहले पढ़ा था कभी कि गेट यूज करते हैं तो यूआरएल में डेटा दिखता है, पोस्ट यूज करते तो नहीं दिखता, वो अलग कॉन्सेप्ट है ना? हाँ 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 हाँ, गेट में वो नहीं यूआरएल में था। डेटा दिखता है। अगर जब गेट एपीआई मारते हैं, दिखा रहा हूँ देखो, यहाँ पर गेट एपीआई मारोगे तो यूआरएल में डेटा दिखता है। अभी इसमें दिख नहीं रहा, वैसे यूआरएल में डेटा जाता है। अगर गेट में डेटा भेजोगे तो वो यूआरएल में दिखता है। लाइक जैसे यहाँ पे डब्ल्यू दिखाता में हूँ दिख तुम्हें, सकता है। अच्छा। देखो यहाँ पे इसको कर देता हूँ गेट, अब डेटा भेजता हूँ रॉ। अब डेटा जैसे ही भेजोगे तो यहाँ यूआरएल में आपको दिखेगा वहाँ पे वेबसाइट में कि ये आपने भेजा है, ये। लेकिन गाइज मैं बता रहा हूँ, पोस्ट ज़्यादा सिक्योर होता है, तो पोस्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और पोस्ट इज़ गुड। पोस्ट से आप डेटा ले भी पा भी सकते हो और भेज भी सकते हो, तो पोस्ट इज़ वेरी गुड और सिक्योर है। देन फिर वी यूज़ पुट। पुट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अपडेट करने के लिए डेटाबेस में कोई भी एंट्री। लाइक अगर माधुरी तुम अपनी प्रोफाइल सेक्शन में जाके अपनी आईडी को एडिट करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, पुट अप्रोच फॉलो होगी। समझ आया? यस और नो? हाँ भैया। और मान लो अगर तुमने अपनी आईडी डिलीट कर दी, तो क्या होगा, डिलीट सिंपली। दिल्ली। समझ गए? अगर तुमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद तुम्हारा डेटा स्क्रीन पे शो होना चाहिए, तो शो करने के लिए तुम्हारा डेटा कौन सा, गेट एपीआई या फिर पोस्ट एपीआई का मतलब पैरामीटर को अपने पास खींचेगा। समझे नहीं समझे? मेरा से डेटाबेस में हैंडल हो जाएगा इन सबसे। तो और क्या होता है भाई, बैकएंड वाले क्या करते हैं, यही तो करते हैं। आप खुद भी कर सकते हो। बैकएंड बहुत मतलब मुश्किल है बैकएंड, आई नो, बट द थिंग इज ये छोटी मोटी एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी होती है, उससे हो अच्छा जाता है। अच्छा। बैकएंड वाले एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं मेरी जान, और कुछ नहीं करते। हाँ वही मैंने बोला कि यार ये क्या मतलब, तो या वहां तो से रीड मोंगो करते डीबी हैं के स्कीमा टेबल। से मैनेज कर लेते हैं, या फिर प्रिज्मा अडेप्टर भी आजकल इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब आप जितना मेरे से इंटरेक्ट करोगे उतना मैं आंसर करूँगा। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ बिल्कुल कि मेरे से राइट। क्वेश्चंस हाँ। पूछो। मैं बताने को तो बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। अब देखो वो क्या करते हैं, लाइक डेटाबेस में भी एसपी होती हैं। एसपी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं डेटाबेस के अंदर भी। आप एसक्यूएल के बड़े बड़े फंक्शंस लिख सकते हो, जिससे डेटाबेस के अंदर ही लॉजिक मेंटेन हो गया, तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा और रीयूजेबल होगा। तो ये होता है स्टोर्ड, मतलब आप बैकएंड ना बना के सिर्फ आप एसपी इस्तेमाल कर सकते हो, एसक्यूएल की ही। एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था डेटाबेस, उसमें ऐसा बहुत लोग यूज़ करते हैं कंपनी में। बट बैकएंड वाले क्या करते हैं, वो एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2, या फिर वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू माधुरी। तो माधुरी का डेटा ले आके फेंक देगा स्क्रीन पे। समझी? वैसे माधुरी नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू डॉलर यूज़र नेम, कि जो भी डायनेमिक यूज़र नेम की वैल्यू आएगी उसको डीबी में सर्च करना है प्रदीप। समझ रहे हो? लाइक जो भी वैल्यू आएगी ना, लाइक प्रदीप ने लॉगिन किया तो प्रदीप का यूज़र नेम चला गया, नीरज ने लॉगिन किया तो नीरज का यूज़र नेम चला गया, तो वो डीबी में खोज के उसका वैल्यू प्रोफाइल सेक्शन में शो कर देगा। तो ऐसे वेबसाइट चलती है। समझे दोस्त? बहुत सिंपल है यार, मतलब तुम लोग पूछोगे तो मैं बताऊंगा। और पूछो गाइस, और कोई ये क्वेश्चन? रिएक्ट ऐसे ये मतलब ज्वाइन वाइन भी यूज होता है क्या? हाँ, जॉइन बहुत बढ़िया चीज़ है। दो टेबल का कॉमन डेटा फाइंड करने के लिए प्रायोरिटी नहीं सेट नहीं करके। नहीं, मतलब जैसे सिंपली क्वेरी यूज होती है ज्यादातर, या मीन्स नहीं यार, जैसे ज्वाइन मतलब 3-4 क्वेरी सिलेक्टर यूज कर।
जब आप बैकएंड में जाओगे ना तब डेप्थ में समझाऊंगा, अभी मैं मिक्स मैच नहीं करना चाह रहा। रिएक्ट को अच्छे से समझो। क्या हम फ्री एपीआई यूज़ करके अर्निंग कर सकते? भाई ऐसी कौन सी वेब एपीआई जिससे अर्निंग करोगे तुम? ये वो वाले क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग सट्टेबाजों वाले कि भैया ये कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अरे पैसा कमाना है, मेहनत करके कमाओ, डीएसए सीखो, कोडिंग सीखो, अच्छा पैकेज लो, वर्क फ्रॉम होम जॉब लो, और ज़िंदगी के मज़े और क्या है भाई। क्यों दोस्तों? कार्तिक भाई, जब भी हम रिएक्ट में कोड करते हैं तो हर हर बार सेव करके npm स्टार्ट लिखना पड़ेगा क्या? अरे नहीं यार, अपने आप चलता है, मैं कहाँ चेंज करता हूँ कोड, एक बार रन कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, चलता रहता है वो। यही तो रिएक्ट की खासियत है कि वो लाइव सर्वर इनबिल्ट नहीं नहीं, देता है। अच्छा अच्छा, लाइव, अच्छा यहाँ कोड चेंज करूंगा तो उधर अपडेट हो जाएगा यूआई में? हाँ यार, ऐसे ही तो होता है यार, ये तो बेसिक चीज़ है। आप लग रहा है पहले दिन आ ही नहीं पाए हो सही से। हाँ, मैं नहीं आप, था शुरू के मैं 2 कह रहा दिन। हूँ नीरज भाई, आप मेरी बात एक बार मान लो, डे 1 वाला लेक्चर खोल के देख लो आप, मजाक से हटके। आपके आधे हाँ डाउट हाँ, वहीं फंसे हुए हैं। मैं जब भी डाउट ले रहा हूँ आपके सारे डाउट वहीं रुके हुए हैं डे 1 में ही, कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। आप एक, मैंने उस दिन ओके एकदम ओके, बेसिक से हाँ। समझाया था, समझ रहे हो? तो वो क्लास ज़रूर कर लो आप। करूंगा आज। अब देखो यार, बहुत कम बच्चे हैं यहाँ पे जो लाइव क्लास का बेनिफिट उठा पाते हैं। दुनिया के अंदर आजकल क्या है ना, ईगो है कि लाइक आप मेरे से ऐसे नहीं बात कर सकते, आप मुझे ज़्यादा नहीं बोल सकते। मैं कह रहा हूँ यार, आप कोर्स लेते हो किसी कंपनी का, आप खोल के भी नहीं देखते। वो रिकॉर्डिंग्स तो आई थिंक सो मैं फ्री में बांटता हूँ लोगों को कि ले भाई रिकॉर्डिंग से पढ़ ले जितना पढ़ना है। जब मैं लाइव में पढ़ा रहा हूँ, आप फ़ायदा उठाओ, क्वेश्चंस पूछो तगड़े तगड़े। Naukri.com से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। भाई अक्षय, लाइव क्लास में एनरोल करो, 3 महीने मेरे को दो, जॉब ना लगे फिर मुझे बोलो। भाई बंदे को कोच बनता हूँ मैं, भाई किसी का कोच बनता हूँ तो टाइम लगता है बंदे को ट्रेन करने में, 3 महीने। मुझे ऐसे आंख बंद करके झटपट जॉब नहीं दिलवा दूंगा किसी को भी मैंने ब्रो। भी एक दोस्त को आज भेजा था, किसी का कॉल आया था क्या तुषार नाम से? तुषार नाम से आया होगा, टीम देख लेगी वो, कोई नहीं। आप व्हाट्सएप नंबर मेरे को भेज देना, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है नीरज वो भाई? दिक्कत में चल रहा था, मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा तुम मिलो भाई उससे एक बार, बंदे अरे से। यार, हमारे पास बहुत तगड़े तगड़े बंदे आते हैं, कह रहे 11 साल से कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहे हैं, आईटी में स्विच करना है। मैंने कहा कितने का पैकेज है? कह रहे 8 लाख का पैकेज है। कह रहे 11 साल एक्सपीरियंस है और 8 लाख का पैकेज है। मैंने कहा भाई इतना मेरा 1 साल में हो गया था। मैंने कहा भाई मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब देखो भाई, पता है क्या होता है, द थिंग इज नीरज भाई, मतलब आप लोग समझ नहीं रहे हो कि पैसा सबसे ज़्यादा कोडिंग में है, लेकिन मेहनत भी है नीरज भाई, ये मत भूलो नीरज भाई। हम इतने, मैं इतना आगे आ गया हूँ लेकिन दिन रात पढ़ता रहता हूँ, पता नहीं ये चीज़ ही ऐसी है। आप ये नहीं सोच सकते आप बाहुबली बन गए हो। एक टाइम पे रिएक्ट को चढ़ाया जा रहा था चने के झाड़ पे, जो रिएक्ट सीख लेगा वो सर्वशक्तिमान है। भाई आज नेक्स्ट जेएस आ गई है, अब नेक्स्ट जेएस सीखो। तो कल को नेक्स्ट करना एक पड़ेगा। रीमिक्स आ गई है, चैट जीपीटी ने रीमिक्स पे अपनी वेबसाइट बना दी, चेंज कर दी। तो भाई कुछ भी आता रहेगा, सीखना पड़ेगा। फिर ये मत बोलना कि नहीं यार मैं एक टाइम पर चैंपियन था, अब मेरी सैलरी फिक्स हो गई है। भैया ग्रेजुएशन हो गया, ऊपर 6 महीने हो गया, अभी क्या करूं? क्या? प्रवीण मुकराती भाई, माइक ऑन कर लो, बताता हूँ आपको। प्लीज़ गिव ट्रू रिस्पॉन्स। अबे भाई मैं क्या झूठ बोलूँगा आपसे? चलो गाइस, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, ठीक है? तो